आज का हमारा जो लेक्चर है एक्चुअली एक ऐसे टॉपिक पे है जो लगभग ये मान के चलो कि 90% बच्चों को नहीं आता है या गलत आता है। इस तरह का एक मिसकॉन्सेप्शन क्रिएट करने वाला टॉपिक है। आप बताओ कि आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, मीनिंग क्लियर है कि नहीं है? एक बार बताओ, आपके दिमाग में जो है उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप सच में जानते हो कि नहीं? बताओ एक बार, कोई जवाब दीजिए, फिर मैं कुछ एक सवाल पूछूंगा छोटा मोटा, उसी के बारे में बेसिक सी बात। जानते हो पर पता नहीं कितना सही है। अच्छा चलो मैं बताऊंगा ना, वो जानते हो। अब यूं बताओ, कोई चीज सर्कल में घूमती है तब लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या कोई ऐसी जरूरत नहीं है? क्या है ये? रोटेटिंग फ्रेम में जाएंगे जब लगेगी सर। मतलब कोई ऑब्जेक्ट जिसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, अगर वो रेस्ट पे है तो क्या उस पे भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग सकता है? ये बताओ। नहीं सर, वो भी रोटेशन। ना ना ना, मेरा सवाल दोबारा सुनो। मैं ठीक कैसा ही फ्रेम हूं, मैं कैसा ही फ्रेम हूं, मैं रोटेटिंग फ्रेम हूं, लेकिन मैं जिसको ऑब्जर्व कर रहा हूं मेरे लिए वो पार्टिकल रेस्ट पे है, तो क्या उस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? इस बात का जवाब दीजिए आप। लग सकता है। लगेगा। लग सकता है, एक ने बोला लगेगा। अच्छा ठीक है, चलिए तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ से कि ये क्या होते हैं क्या नहीं, बिकॉज शैडो फोर्स का कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर होना चाहिए रोटेटिंग फ्रेम में। ट्रांसलेटिंग फ्रेम में बड़ा आसान है शैडो फोर्स लगाना, बड़ा आसान। कैसे लगाते हैं ट्रांसलेटिंग फ्रेम में शैडो फोर्स? ट्रांसलेटिंग फ्रेम में, हाँ देखो मैं एक बार बताता हूं, इधर सुनिए। अगर आपका फ्रेम ट्रांसलेटिंग फ्रेम है, अगर आपका फ्रेम ट्रांसलेटिंग फ्रेम है तो शैडो फोर्स ऑब्जर्व कर पाना, लगा पाना बहुत आसान है। ट्रांसलेटिंग फ्रेम कैसा? जैसे ये देखो, मान लो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस में फ्रेम का मतलब मैं तो कोऑर्डिनेट सिस्टम लेता हूं। ये ओरिजिन है और ये पूरा सिस्टम आगे जा रहा है, पूरा सिस्टम ये रेफरेंस सिस्टम है और इसकी एक्सेलरेशन है a नॉट। मान लो एक्स एक्सिस के अलोंग ये आगे बढ़ रहा है और मैं कहता हूं इसके अंदर कोई एक पार्टिकल है यहां जिसका इस फ्रेम में पोजीशन वेक्टर है r, और ये पार्टिकल फिक्स है इस फ्रेम में, फिक्स इन दिस फ्रेम। अगर ये पार्टिकल इस फ्रेम में फिक्स्ड है तो पार्टिकल पे नेट फोर्स कितना? अगर ये पार्टिकल इस फ्रेम में फिक्स्ड है तो पार्टिकल पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। लेकिन जब ये जो ऑब्जर्वर है, जो इस फ्रेम का ऑब्जर्वर है, जो इसको लेके जा रहा है, जब ये देखता है तो इसको कुछ ऐसा पता लगेगा कि इस पार्टिकल पे एफ नेट तो नॉन जीरो है, एफ नेट तो नॉन जीरो है, बट जो एक्सेलरेशन है इस पार्टिकल की इसके लिए वो कितनी है? जीरो। आप बताओ कैसा हो सकता है कि फोर्स तो नॉन जीरो हो लेकिन एक्सेलरेशन जीरो हो? क्या ये पॉसिबल है? नो सर। बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ये तो कुछ बेसिक बातें हैं जिनके ऊपर हम जा रहे हैं। कौन सा न्यूटन का नियम, पहला, दूसरा या तीसरे में से कौन सा न्यूटन का नियम ये डिसाइड करता है कि फ्रेम इनर्शियल है कि फ्रेम नॉन इनर्शियल है? सेकंड। ओनली फर्स्ट, सेकंड। ओनली एंड ओनली फर्स्ट। अरे सेकंड लॉ तो वैलिड ही आपका इनर्शियल फ्रेम में होता है। क्या आपने नहीं पढ़ा? नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन सेकंड लॉ वैलिड नहीं है, शैडो फोर्स जबरदस्ती लगाने पड़ते हैं। पढ़ा है? क्या हमने ये नहीं सीखा क्या कि न्यूटन सेकंड लॉ तो वैलिड ही इनर्शियल फ्रेम में होते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम में तो न्यूटन सेकंड लॉ वैलिड ही नहीं होता है? पता है कि नहीं? F बराबर ma जो है दैट इज वैलिड ओनली इन इनर्शियल फ्रेम्स। पता है कि नहीं है? यस सर। तो पहले कोई ऐसा लॉ होगा जो फ्रेम डिसाइड करे इनर्शियल है कि नहीं, उसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ लगेगा। तो भाई ये चीज आप बड़ी क्लियर रखो, ओनली एंड ओनली न्यूटन फर्स्ट लॉ डिसाइड्स whether the frame is
इनर्शियल और नॉट। कैसे डिसाइड करता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? किस तरह से डिसाइड करता है कि फ्रेम इनर्शियल है कि नहीं? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है कि एक पार्टिकल की स्टेट चेंज नहीं हो सकती है जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे। कहता है कि नहीं? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ है ना। यानी कि अगर एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 चल रहा है तो वो इस वजह से चल रहा है कि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फेल कहाँ होता है? यहां ए तो 0 है, ए तो 0 है, लेकिन एफ नेट जो है वो आपका नॉन जीरो है। जबकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अनुसार अगर उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब उस पर कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए, तो जो एफ नेट है वो नॉन जीरो है। या फिर ऐसा होता एफ नेट 0 होता और उस फ्रेम के लिए ए नॉन जीरो होता। देखो फिर से कुछ चीजें बड़ी बेसिक सी हैं, क्लियर कीजिए। ये जो एफ नेट है पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स ऑन पी, क्या ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? बताओ। नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जर्वर, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जर्वर। लेकिन एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर पे डिपेंड करती है कि नहीं? भाई इसी चीज को ये देख रहे हैं। देखो ये कोई बस है, ये बस का ड्राइवर है, ये बस में बैठा एक आदमी है। बस में बैठा आदमी इस ड्राइवर के लिए तो रेस्ट पे है, लेकिन मैं अगर बाहर से देखूं तो मेरे लिए वो मोशन में है। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि उसकी एक्सेलरेशन इसके लिए कुछ है, मेरे लिए कुछ है। यानी कि जो एक्सेलरेशन है दिस इज डिपेंडेंट ऑन ऑब्जर्वर, डिपेंडेंट ऑन ऑब्जर्वर। ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जर्वर। क्या ये दो बातें समझ आ गई हैं क्या? ठीक है। अब सुनो, अगर ए 0 होने पे एफ नेट 0 हो या एफ नेट 0 होने पे ए 0 हो तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बिल्कुल सही चल रहा है। और ऐसे किसी केस में आप फिर न्यूटन सेकंड लॉ की तरफ जा पाएंगे, नहीं तो नहीं। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सही चल रहा है तो वो फ्रेम इनर्शियल है। लेकिन यहाँ इस तरह के किसी फ्रेम में, एक्सेलरेटिंग फ्रेम में, ऐसा होगा कि उस पार्टिकल की एक्सेलरेशन तो उसके रेस्पेक्ट में 0 होगी, लेकिन उस पर लगने वाला फोर्स नॉन जीरो होगा। तो क्या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या? नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है। इसलिए समझ गए हो ना, यहाँ पे इसलिए नहीं हो रही कि एफ नेट तो नॉन जीरो आ रहा है बट एक्सेलरेशन, एफ नेट तो नॉन जीरो आ रहा है बट एक्सेलरेशन 0 आ रहा है। दिस इंप्लाइज न्यूटन्स लॉ फर्स्ट इज वायलेटेड फॉर दिस ऑब्जर्वर। ये जो आपको दिखा रखा है, जो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेके चल रहा है, दिस इंप्लाइज इट इज, ये कैसा फ्रेम है? नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन सेकंड लॉ इज नॉट वैलिड। न्यूटन सेकंड लॉ इज नॉट वैलिड। इट मींस वी कैनॉट से दैट एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए। ये कह भी नहीं पा रहे, दिख भी रहा है एक नॉन जीरो एक जीरो, तो हो ही नहीं पा रहा। अब ऐसे में करेक्ट करके, न्यूटन के बाद चीजों को करेक्ट करके बनाया गया और बोला गया कि काल्पनिक फोर्स मान लो जो है नहीं, लेकिन उस तरह की फॉर्मेट बनाने के लिए अब जो मैं लिख रहा हूं वो न्यूटन सेकंड लॉ नहीं है। एफ नेट जो रियल फोर्स है वो तो यही है, प्लस आप क्या मान लो उस पे एफ शूडो, और अब उसको इक्वेट कर दो मास इनटू एक्सेलरेशन से। ये एक जबरदस्ती बनाई गई इक्वेशन होती है नॉन इनर्शियल फ्रेम में। तो अगर मैं ट्रांसलेटिंग फ्रेम की बात करूं, सबसे पहले मैं ट्रांसलेटिंग फ्रेम की बात कर रहा हूं, तो अगर ऑब्जर्वर ये है तो इसके लिए इस पार्टिकल पे एफ नेट जो लगेंगे वो लगेंगे। एफ नेट में क्या है? जैसे mg लग रहा हो, जैसे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा हो, कोई रस्सी बंधी हो, टेंशन लग रही हो, फ्रिक्शन लग रहा हो, ये है रियल फोर्स, ये सारे एफ नेट। एफ शूडो वो कितना होगा, कितना लिया जाता है ट्रांसलेटिंग फ्रेम में? मुझे लगता है आप सबको पता है शायद ही। बताओ एफ शूडो कितना लिया जाता है? एफ शूडो कितना लिया जाता है? माइनस टाइम्स मास ऑफ पी। पी मतलब जिस पे आप न्यूटन सेकंड लॉ लगाने की कोशिश कर रहे थे, इनटू
एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, फ्रेम मतलब ऑब्जर्वर। भाई इसके फ्रेम में P की एक्सेलरेशन कितनी है? इसके फ्रेम में P की एक्सेलरेशन कितनी है बताओ? A0 जीरो। A0 जीरो। इसके फ्रेम में P रेस्ट पे है कि नहीं, फिक्स है कि नहीं? यस सर। इसके लिए तो P फिक्स है। ये तो जैसे बस का ड्राइवर है, बस चल रही है, अंदर आदमी बैठे हैं। तो इसके लिए अगर बात की जाए तो P की एक्सेलरेशन कितनी है? जीरो। ठीक है, लेकिन मुझे एक्सेलरेशन ऑफ P नहीं लेना, मुझे एक्सेलरेशन ऑफ P नहीं लेना। मुझे अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम मिल गया, जैसे मैंने पहले इस फ्रेम को देखा, ये जो आपका फ्रेम है, पहले अपने यहां से जज किया, न्यूटन फर्स्ट लॉ से डिसाइड हुआ कि फ्रेम कैसा है आपका, नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल है तो न्यूटन सेकंड लॉ नहीं लगेगा, तो आपको ठीक करने के लिए एक एक्स्ट्रा जबरदस्ती वाला फोर्स एज्यूम करना पड़ता है जो लग नहीं रहा होता है, स्यूडो फोर्स, तब जाके चीजें सही विजुअलाइज हो पाएंगी। तो एफ स्यूडो कितना लेना होता है ट्रांसलेटिंग फ्रेम में, कितना लेना होता है? सुनो, मास तो उस पार्टिकल का जिसपे आप नेट फोर्स देख रहे हो, जिसपे सेकंड लॉ लगाना चाह रहे हो, लेकिन एक्सेलरेशन किसकी लेनी होती है? इससे मुझे मतलब नहीं इसकी क्या है, इससे मतलब है कि इसकी एक्सेलरेशन क्या है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो इसकी एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है? ए नॉट। ए नॉट, तो ये आपका स्यूडो फोर्स लगेगा माइनस m इंटू ए नॉट वेक्टर। मतलब अगर मैं इस पे कोई न्यूटन लॉ वगैरह बनाऊं, इस पे कोई मैं न्यूटन लॉ बनाऊं, देखो सॉरी एफबीडी बनाऊं इस पी का, एफबीडी, भाई एक इस पे क्या लग रहा होगा? नीचे वेट लग रहा होगा, एक तो वेट लग रहा होगा। हो सकता है ये किसी टेबल पे रखा हो सकता है ये किसी टेबल पे रखा हो, तो टेबल का क्या लग रहा होगा ऊपर? बताओ, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। समझ आ रहा है क्या यहां तक? हाँ भाई बच्चों बोलो, क्या क्लियर हो रहा है ये ट्रांसलेटिंग फ्रेम वाला? देखो सुनो, और देखो, ये आप केवल रियल फोर्स की बात करो पहले। ये बस है, ये बस आगे जा रही है, पार्टिकल P उसमें फिक्स है। फिक्स मतलब वो अपने आप साथ साथ चल रहा है। तो बताओ P पे फ्रिक्शन किधर लग रहा है कि वो इसके साथ साथ हो रहा है? P पे फ्रिक्शन किधर लग रहा है कि वो इसके साथ साथ हो रहा है? आगे या पीछे? आगे। आगे P पे फ्रिक्शन आगे लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि वो मूव नहीं कर रहा है इसके रिस्पेक्ट में, स्टैटिक फ्रिक्शन आगे लग रहा होगा। और ये सारे हो गए रियल फोर्स, ये सारे के सारे आपके हो गए रियल फोर्स। अगर मैं इसकी एक्सेलरेशन की बात करूं, O के रिस्पेक्ट में ये फिक्स है, तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी है? जीरो। यहां से न्यूटन सेकंड लॉ सेटिस्फाई नहीं होगा, आपको एक एक्स्ट्रा फोर्स इस एफबीडी में ऐड करना पड़ेगा। ये तो रियल हो गए ब्लैक वाले, अब मैं ब्लू फोर्स ऐड करता हूं, माइनस टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, यानी कि जिधर ऑब्जर्वर की एक्सेलरेशन है, ऑब्जर्वर की एक्सेलरेशन आगे है, तो इस पार्टिकल पे स्यूडो फोर्स किधर लगाएंगे आप? पीछे। और कितना लगाएंगे? मास ऑफ द पार्टिकल P, लेकिन एक्सेलरेशन इसका नहीं लेना, इसका तो जीरो। एक्सेलरेशन किसका लेना है? इस ऑब्जर्वर का, इस फ्रेम का, m a नॉट। और अब बड़े अच्छे से आप इसको सेटिस्फाई करवा पा रहे हो, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है, हम खुद अपने आप को जस्टिफाई कर पा रहे हैं। n बराबर कर रहा है mg को और fs बराबर कर रहा है m a नॉट को, और तब जाके इसकी एक्सेलरेशन इस फ्रेम में कितनी हो गई है? जीरो। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि आपको ट्रांसलेटिंग फ्रेम में स्यूडो फोर्स लगाना आ गया कि नहीं? यस सर। मैं आपसे एक दो सवाल पूछूं अगर, तो बताओ, यही सवाल आ जाए डायरेक्ट, न्यूटन का कौन सा लॉ ये डिसाइड करता है कि ये फ्रेम इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल? फर्स्ट लॉ। ओनली फर्स्ट लॉ। क्या न्यूटन सेकंड लॉ नॉन इनर्शियल फ्रेम में वैलिड है? नो सर। नहीं है, वो तो जबरदस्ती कोई फोर्स ऐड करके करवाएगा। तीसरी बात, क्या स्यूडो फोर्स, ट्रांसलेटिंग फ्रेम की मैं बात कर रहा हूं, क्या स्यूडो फोर्स पार्टिकल की एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है या ऑब्जर्वर की एक्सेलरेशन पे? ओनली एंड ओनली ऑब्जर्वर की एक्सेलरेशन पे। ठीक है, आप ये थोड़ा सा यार नोट कर लीजिए, क्योंकि ये मैटर भी काफी काम का है, कहीं ना कहीं यूज हो ही जाता है।
चलो मैं बढ़ूँ आगे, हो गया हो तो थोड़ा। यस सर। भाई कोई लिख रहा है क्या, बता दो मुझे, नहीं तो मैंने आपके ग्रुप पे ना ये सेंड कर दिया, आप देख लेना वहां से, है ना, इतना ही समय है फिर। अब आती है दूसरी बात। अब दूसरा फ्रेम स्यूडोफोर, जो मेन टॉपिक था हमारा, उस पे मैं चलता हूं। जो रोटेटिंग फ्रेम की मैं अगर बात करूं, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तो वही होता है बच्चों को, किस तरह से स्यूडोफोर्स वहां बनाया जाता है। तो ये हमारा टॉपिक जो ऊपर हेडिंग लिखी है वो है, दूसरा काम आ गया नंबर 2 इन रोटेटिंग फ्रेम। जैसे मान लो मैं कोई फ्रेम बनाऊं, फिर से रोटेटिंग फ्रेम, मैंने XYZ एक्सिस लिया, बाहर मैंने माना X एक्सिस, आगे मैंने माना Y एक्सिस, और ऊपर मैंने मान लिया Z एक्सिस। ये वही फ्रेम है, ये वही ऑब्जर्वर है, लेकिन ये कैसा ऑब्जर्वर है सुनो, ये ऑब्जर्वर गोल गोल घूमते जा रहा है, यानी कि ये पूरा फ्रेम इस तरह से घूम रहा है। हाँ एक चीज हम कंसीडर करते हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा। रोटेटिंग फ्रेम में ऑब्जर्वर जो होता है उसका ओमेगा हम क्या मान के चलते हैं, कांस्टेंट। आपके लेवल पे कोई चांस ही नहीं है कि ऑब्जर्वर का ओमेगा वेरिएबल आ जाए। क्या समझ में आया, क्या बोला है मैंने? जो ऑब्जर्वर है, कभी कोई चांस नहीं है कि आपके लेवल पे ओमेगा वेरिएबल आ जाए, वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, मैथमेटिकली ज्यादा चला जाएगा। मान लो मैंने कहा इसके फ्रेम में कोई पार्टिकल है P, इसके फ्रेम में कोई पार्टिकल है P और उसका पोजीशन वेक्टर इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में है R, और मैंने फिर से चलो वही केस ले लिया कि P इज फिक्स्ड विद रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग फ्रेम। इस रोटेटिंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में हमने P को फिक्स मान लिया, बिल्कुल फिक्स। तो अगर देखें तो क्या P बाहर से देखने पे हमें सर्कल में घूमता हुआ मिलेगा कि नहीं, बताओ? यस सर। क्योंकि P इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पे, तो कोई बाहर वाला देखेगा तो उसको लगेगा कि भाई ये P तो सर्कल में है। और अगर बाहर से कोई देख रहा है और उसको P सर्कल में नजर आ रहा है, तो P में सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन होगी जिसे बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना। मैंने माना बाहर ग्राउंड पे कोई रेस्ट पे एक फ्रेम है, रेस्ट पे एक फ्रेम है, उसको मैंने बोल दिया S अगर रेस्ट पे है ग्राउंड पे, तो वो इनर्शियल की कैटेगरी में आएगा कि नॉन इनर्शियल में, बताओ? बोलो भाई। मैंने माना एक ऑब्जर्वर है S, वो ग्राउंड पे रेस्ट पे, और वो इस पार्टिकल P को देख रहे हैं, तो वो इनर्शियल की कैटेगरी में आएगा कि नॉन इनर्शियल की? इनर्शियल। हमारे लिए वो जो S होगा वो इनर्शियल की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। हम अगर बाहर से देखते हैं यहाँ कहीं, ये S है, दिस इज एट रेस्ट ऑन ग्राउंड, एंड दिस इज S डैश, ये गोल गोल घूमे जा रहा है, S डैश ओमेगा से घूम रहा है, तो S डैश इनर्शियल फ्रेम है कि नॉन इनर्शियल? नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल, बिल्कुल नॉन इनर्शियल। कैसे नॉन इनर्शियल, अभी मैं आपको बताऊंगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से कैसे नॉन इनर्शियल, अभी बताऊंगा। देखो पहले फॉर S में अगर P को देखता हूं, भाई P कैसे घूम पा रहा होगा। जैसे मान लो मैंने एक रस्सी बांध रखी है, एक रस्सी बांध रखी है यहां से, तो क्या रस्सी की टेंशन उसको घुमा रही होगी कि नहीं, बताओ? यूं गोल गोल, ठीक है। तो अगर मैं S के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं हॉरिजॉन्टली, तो इस पे T फोर्स लग रहा होगा, इधर T रियल फोर्स। मैं वर्टिकल फोर्सेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। T फोर्स, अरे ये रस्सी बिल्कुल सीधी नहीं होगी, थोड़ी सी तिरछी होगी। मैं बता दूं आपको, बड़ा क्लियर करूं, रस्सी थोड़ी सी तिरछी होती है, बिल्कुल सीधी हो ही नहीं सकती। क्यों होती है? T का एक कंपोनेंट ऊपर होगा और T का एक कंपोनेंट इधर होगा, समझ रहे हो क्या? मान लो ये एंगल है थीटा, ये रस्सी बंधी है जेड एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस के साथ ये रस्सी बंधी है, तो टी कोस थीटा का काम तो क्या होगा? इसके वेट को बैलेंस करना। और टी साइन थीटा का काम क्या होगा? इसको सेंट्रीपिटल
एक्सेलरेशन प्रोवाइड करना, टी साइन थीटा इट प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आप और हम सभी जानते हैं कितनी होती है, v²/r, पता है ना, या ओमेगा स्क्वायर आर। भाई ओमेगा से घूम रही है ना ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये पार्टिकल, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया ओमेगा स्क्वायर आर। तो आप ये बताओ कि न्यूटन्स लॉ सेकंड लॉ इस फ्रेम में, इनर्शियल फ्रेम में समझ आ गया कि नहीं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगी सर कोई? हाँ, कुछ नहीं होगी, ये कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, मैंने लिखा ऊपर कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, और ये रेस्ट पे है इसके रिस्पेक्ट में, तो क्या उसका ओमेगा भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट हो गया कि नहीं? हो गया, बताओ। सर हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स इनवर्ड लगेगी ना? अरे सेंट्रीपिटल फोर्स इनवर्ड का क्या मतलब है भाई? कोई पूछे मुझसे अपवर्ड फोर्स ऊपर लगेगा, बताना एक बार। अपवर्ड फोर्स ऊपर लगेगा, ये कोई, मुझे एक मिनट जवाब दो। अपवर्ड फोर्स ऊपर लगेगा, ये सवाल है क्या कोई पूछने लायक? डाउनवर्ड फोर्स नीचे लगेगा, ये कोई सवाल है पूछने लायक? सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा, ये कोई सवाल है क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स तो एक डायरेक्शन होती है, वो फोर्स जो सेंटर की तरफ लगे उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ गए हो? सेंट्रीपिटल इज नॉट अ टाइप ऑफ फोर्स जैसे ग्रेविटेशनल या इस तरह से, सेंट्रीपिटल इज जस्ट द डायरेक्शन। इस बॉल पे टेंशन यू तिरछी लग रही थी, उसका एक कंपोनेंट ऊपर है और एक टुवार्ड्स द सेंटर है, टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल जिसमें कि वो बॉल घूम रही है, टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल जिसमें कि वो बॉल घूमने लग रही है। समझ आ रहा है क्या? तो इस पार्टिकल पे टुवार्ड्स द सेंटर कौन सा फोर्स लग रहा है? टुवार्ड्स द सेंटर टी साइन थीटा। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मतलब टुवार्ड्स द एक्सेलरेशन, सेंटर जो इसकी एक्सेलरेशन है वो है ओमेगा स्क्वायर आर। अब मुझे बताओ क्या इनर्शियल फ्रेम में आपको इक्वेशन समझ आ गई है क्या? एक बार बताइए। सर अगर ये जो हाँ बोलो रोप लगाई है पूरी, क्या ये जो रोप लगाई है, हाँ, ये एंगल पे ना होती तो एंगल पे होगी, डेफिनेटली होगी, हो ही नहीं सकता एंगल पे ना हो, वो हमें लगता है ऐसा, लेकिन कुछ भी हल्का सा एंगल होगा, नहीं तो वेट ही बैलेंस नहीं होगा। ठीक है, चाहे कितना ही कम एंगल हो, लेकिन एंगल होगा जो उसके वेट को बैलेंस करवाएगा। समझ में आया? यस सर। नहीं तो इनफाइनाइट टेंशन हो जाएगी, वो इम्पॉसिबल है। चलो अब मैं जहां जाना चाहता हूं वहां चलूं, एस डैश पे, ताकि रोटेटिंग फ्रेम में शूडो फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात कर पाए। अब देखो सुनो, अब मैं इसी चीज को, इसी के एफबीडी को देखता हूं फॉर एस डैश। भाई देखो ये थोड़ा तिरछा है, ये बिल्कुल रस्सी ऐसे बंधी है, ऐसे थोड़ी सी ऊपर बंधी है यूं, यानी कि टी ऐसे लग रहा है, समझ रहे हो ना? होना पड़ेगा तिरछा, नहीं तो वेट बैलेंस नहीं होगा। एस डैश के लिए मैं फोर्स दिखाऊं तो इधर की तरफ अब भी फोर्स है टी का ऊपर की तरफ कंपोनेंट हमने माना था वही टी कोस थीटा, टी का अंदर की तरफ कंपोनेंट माना था टी साइन थीटा, और नीचे था mg। आप ये बताओ टी की एक्सेलरेशन क्या है एस डैश के रिस्पेक्ट में? एस डैश के रिस्पेक्ट में जीरो, क्योंकि p तो फिक्स है, एक्सेलरेशन तो इसकी जीरो है। अब यार अब समस्या आ गई ना, अब समस्या आ गई, क्या अब एफ नेट बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन आ पा रहा है क्या इस फ्रेम में? एक फोर्स लग जाएगा। देखो टी कोस थीटा तो mg को बैलेंस कर ही रहा है, लेकिन क्या टी साइन थीटा किसी को बैलेंस कर रहा है? नो सर। तो एक्सेलरेशन है ही नहीं ना, एक्सेलरेशन जीरो है, तो इसका मतलब यहाँ एफ नेट इज नॉट इक्वल टू ma। इसका ये मतलब हो गया कि जो एस डैश है दैट इज कौन सा फ्रेम, कैसा फ्रेम? नॉन इनर्शियल। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो यहाँ शूडो फोर्स तो लगेगा, डेफिनेटली लगेगा। ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है ना? अब मैं आपको बताता हूं, यहां जो शूडो फोर्स लगता है कब, दोबारा सुनो, एक ऐसा फ्रेम है
जो खुद ओमेगा से घूम रहा है, कांस्टेंट ओमेगा से, और उसमें भी जो पार्टिकल है वो उसके लिए किस पे है, पार्टिकल उसके लिए किस पे है, रेस्ट पे। समझ गए हो? यहां पे एक जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा दैट इज सफिशिएंट स्यूडो फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज सफिशिएंट स्यूडो फोर्स। ये कब सफिशिएंट स्यूडो फोर्स है बताओ, ये कब सफिशिएंट स्यूडो फोर्स है? दो कंडीशन है कब है ये फोर्स अपने आप में सफिशिएंट स्यूडो फोर्स। पहली बात, ऑब्जर्वर का ओमेगा क्या हो, कांस्टेंट। और दूसरी बात जिस पार्टिकल को आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में किस पे हो, रेस्ट पे। भाई ये भूल मत जाना, मैं आपको बार बार बताऊं तो ये इतनी बेसिक सी बातें हैं जो जल्दी से बुक्स में नहीं लिखी हुई मिलती है, आपको अपने कहीं ना कहीं ऐसी ढूंढ ढूंढ के करनी पड़ेगी। तो पहली बात, ये सफिशिएंट स्यूडो फोर्स तब है जब ओमेगा ऑफ ऑब्जर्वर वो तो क्या है, कांस्टेंट है। एंड दूसरी बात, पार्टिकल ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में किस पे है, रेस्ट पे है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सफिशिएंट होता है। अच्छा, क्या एक्सप्रेशन होता है इसका? जैसे ट्रांसलेटिंग फ्रेम में हमने कर दिया था मास माइनस एम इनटू एक्सेलरेशन, इसका क्या एक्सप्रेशन होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का? माइनस एम इनटू ओमेगा क्रॉस आर, ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक्सप्रेशन। जिस तरह आपने ट्रांसलेटिंग फ्रेम में स्यूडो फोर्स लगाया, माइनस एम तो किसका लेना है, पार्टिकल का, एम तो लेना है पार्टिकल का, और वहां पे बना था एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, यहां बनेगा माइनस एम पी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, नहीं उसकी जगह आता है ओमेगा क्रॉस आर। इसमें कुछ चीजें क्लियर करो। ओमेगा क्या चीज है, ओमेगा किसकी वेलोसिटी है, किसकी एंगुलर वेलोसिटी है, पार्टिकल की या फ्रेम की, फ्रेम की। आर क्या चीज है, आर पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द रोटेटिंग फ्रेम, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द रोटेटिंग फ्रेम। मैं एक बार फिर लिखूं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यार मुझे लगता है आप लोगों ने शायद ढंग से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं पढ़ा हुआ है, एक बार अच्छे से क्लियर करो इस चीज को। दैट इज माइनस एम इंटू, एम तो लेना है पार्टिकल का, ओमेगा लेना है ऑब्जर्वर का, क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर, और ये आपका आर है पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। क्या मैं इस क्लास को कंटिन्यू कर दूं थोड़ा सा, बताओ आप? यस सर। मुझे लिंक दोबारा सेंड करना पड़ेगा बिकॉज यार ये ऑफ होने वाली है और ये तो काम तो अभी शुरू हुआ है, ये जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया वो है ना। कोई डिस्कशन 5 मिनट है सर। हाँ तो मैं यही कह रहा हूँ, कोई डिस्कशन क्लास होती तो यूँ लगता है चलो कोई नहीं बचा हुआ कल हो जाएगा, ये तो अभी शुरू हुआ है काम, तो हम क्यों ना और थोड़ा आधा घंटा इसे पढ़ लें और इसको देख लें क्या है क्या नहीं इसमें। यस सर। ठीक है, तो अगर ये ऑफ होती है तो आप भाग मत जाना, दोबारा से लिंक आएगा और उससे रिज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। पहले समझिए ताकि ये काम क्लियर हो, अच्छे से क्लियर हो। मैं दोबारा कहता हूं, वो फॉर्मूला यहां लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस टाइम्स मास ऑफ पार्टिकल इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। वो कब लगाते हैं, जब ऑब्जर्वर में कौन सा मोशन हो, कौन सा बताओ, ट्रांसलेशन। अगर ऑब्जर्वर कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है और उसके अंदर कोई पार्टिकल रेस्ट पे आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हो, तो एकमात्र स्यूडो फोर्स सफिशिएंट है, उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये उसका एक्सप्रेशन है। आप भाई एक बार ये नोट कीजिए ताकि मैं इसे यूज करके दिखाऊं कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, और नोट कीजिए 2-3 मिनट, तब मैं फिर आपको नया लिंक भी भेज दूंगा आप, लेकिन पहले ये नोट कर लीजिए, यहाँ से ढंग से लिख लो, ये कहीं भी जहां भी आप बना रहे हो।
हो गया है? हाँ भाई, हो गया है क्या? बताओ, 1 मिनट। अच्छा, मैं इसी डायग्राम में, आपने वैसे जो अपनी पुरानी इंफॉर्मेशन देखी है उसके अकॉर्डिंग स्यूडो फोर्स किधर लगता है, आप बताओ, जो आपको पता है अभी तक का, स्यूडो फोर्स किधर लगता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगता है, बताओ अभी तक की जो जानकारी है आपको। सेंट्रीपिटल डायरेक्शन को। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगता है? सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में, अपोजिट। ये रटना तो बहुत ही गलत है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो लगता ही कभी कभी है जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, और वो अपोजिट क्यों लग रहा है वो मैं यहां से दिखाता हूं। वो अपोजिट क्यों लग रहा है, हम एक बार इसको चेक करें, इसकी डायरेक्शन को कि ये किधर बनेगा। इस पे देखो, बताओ ये ओमेगा की डायरेक्शन क्या है? जिस तरह से फ्रेम घूम रहा है, फ्रेम का ओमेगा किधर है? चलो मैं डायरेक्शन अभी बताता हूं आपको। आपने यहाँ फॉर्मूला लिखा है ना, इसके साथ ये 2 बातें क्लियर कर दो। ओमेगा क्या चीज है? ओमेगा क्या चीज है? किसकी एंगुलर वेलोसिटी? ऑब्जर्वर की। हाँ, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। और आर क्या चीज है, बताओ? आर पोजीशन वेक्टर। किसका? पॉइंट का। पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल P विद रेस्पेक्ट टू द रोटेटिंग ऑब्जर्वर। समझ गए हो? यस। ये लिख लो, कल को भूल जाओगे, पता नहीं क्या आर है क्या नहीं। पता है, आर को कई बार बच्चा सोच लेता है पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जर्वर, वो नहीं आर। आर है पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, वो है आर। क्या आपने ये नोट कर लिया है? हाँ भी बताओ मुझे। और ये बच्चों प्लीज इसमें जुड़े रहना इस क्लास में, क्योंकि ये आपकी नॉर्मल क्लासेज से एक अच्छी क्लास चल रही है जिसमें बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहे हैं, डायरेक्शन वाइज भी और ये सब। क्या मैं अब इसकी डायरेक्शन पे चलूं क्या, अगर आपका ये नोट हो गया है तो? लिंक एक बार फिर से भेज दो सर, टाइम हो गया। सर 30 सेकंड चलो, बच ठीक है। तो मैं दोबारा से लिंक सेंड करता हूं और आप अभी ज्वाइन कर ही लेना इसे। जनरेट करता हूं मैं, 2 मिनट बस आप वेट कीजिए। क्या? कंटिन्यू।
हाँ जी, चलिए फिर से आप शायद जुड़ रहे हैं, तो हम फिर अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो ये बताओ, ये नोट हो गया ये यहाँ तक? ठीक है। अब मैं आपको डायरेक्शन वाली बात क्लियर करूं। आपने कहा कि भाई हमने याद किया है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो बाहर की तरफ लगता है, सेंट्रीपिटल डायरेक्शन से अपोजिट। वो क्यों है बाहर, वो यहां से हम देखें क्यों है ऐसा, वो हम यहां से अभी कंफर्म करते हैं। देखिए किधर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अच्छे से समझना। इसी फॉर्मूले को मैं यहां अप्लाई करूंगा, इसी जगह पे। एक बार ये हटा रहा हूं। मुझे ये बताओ, ये जो आपने ओमेगा माना है, ओमेगा जिसे आप बोल रहे हो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, इसकी डायरेक्शन बताओ। इस डायग्राम को देखते हुए इस ओमेगा की डायरेक्शन बताओ किधर है, इस डायग्राम को देखते हुए। हाँ जी बताओ, इस डायग्राम को देखते हुए आप मुझे सबसे पहली चीज बताओ, इस डायग्राम को देखते हुए ओमेगा वेक्टर किधर है? ये जो इस ऑब्जर्वर का ओमेगा है वो अपवर्ड। ये यूं घूम रहा है तो ओमेगा अपवर्ड है। ये जो ओमेगा होगा दिस इज अपवर्ड। अपवर्ड का मतलब है अलोंग जेड एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस। तो सबसे पहले मैं निकालूं ओमेगा क्रॉस आर। मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन बनाना चाह रहा हूं कि क्या बनेगी। तो देखो ओमेगा वेक्टर, कोई चीज ऐसे घूमती है तो ओमेगा किधर होता है? ओमेगा, कोई चीज अगर क्लॉकवाइज घूमती है तो ओमेगा होता है इनवर्ड। कोई चीज अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमती है तो ओमेगा होता है आउटवर्ड। तो कोई चीज यूं घूम रही है तो ओमेगा किधर होगा? अपवर्ड। ठीक है, ये आपका बना ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर। आर का मतलब है, आर का मतलब हमारा है पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, जिसका कि आप एफबीडी बना रहे थे विद रेस्पेक्ट टू रोटेटिंग ऑब्जर्वर एस डैश, जिसको आपने नाम दिया था एस डैश। ये तो ये आपका आर वेक्टर है, इधर की तरफ आपका गया वेक्टर आर। तो भाई आपको अगर क्रॉस प्रोडक्ट राइट एंड थंब रूल यूज करना आता है तो ओमेगा क्रॉस आर बताओ किधर है? ओमेगा क्रॉस आर इनवर्ड। बिल्कुल सही दिया, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। ओमेगा क्रॉस आर इनवर्ड। समझ आ गया सभी को? समझ आ गया है ना? यानी कि अगर आप ओमेगा क्रॉस आर की बात करें, ओमेगा क्रॉस आर, तो जो उसकी डायरेक्शन है वो है इनवर्ड। अब मुझे चाहिए ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर। तो ये देखो इसकी डायरेक्शन क्या आएगी? ओमेगा वेक्टर ऊपर है, ओमेगा वेक्टर ऊपर है और ओमेगा क्रॉस आर अंदर है। तो ओमेगा क्रॉस आर किधर आया? सेंटर की तरफ आ रहा है, सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ आ रहा है कि नहीं उस पार्टिकल पे? यस सर। ये जो यहां तक जो बना वो आ रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, वो आया टुवर्ड्स द सेंटर, जिसमें वो घूमता नजर आ रहा है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। इसको नहीं नजर आ रहा, वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो जिधर घूमता हुआ नजर आ रहा है वो। और इस फॉर्मूले में बाहर क्या लगा हुआ है? एक बाहर क्या लगा हुआ है? माइनस। तो माइनस MP इंटू ओमेगा क्रॉस आर किधर बनेगा बताओ? किधर बनेगा ये? अवे फ्रॉम द सेंटर। तो क्या अब आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन समझ आ गई है क्या? हाँ भाई देखो,
ये सर्कल तो इसको नहीं दिख रहा, ये सर्कल तो बाहर वाले को दिख रहा है। तो बाहर वाले को ये जिस सर्कल में घूमता हुआ दिख रहा है उसके सेंट्रीपिटल से अपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, अगर ये आदमी एस डैश न्यूटन्स लॉ सही लगाना चाहता है तो आप मुझे बताओ क्या स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन क्लियर हुई कि नहीं? स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन यस सर। ठीक है भाई, अगर नहीं समझ आया हो तो मेरे मिटाने से पहले एक बार बता दो, बिकॉज अगर थोड़ा भी डाउट है तो मैं आपको क्लियर करूं ये चीज। और अगर ठीक से समझ आ रहा है तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा थोड़ा नोट भी करते चलो, क्योंकि इनमें कंफ्यूजन होता ही होता है फिर बाद में। चले क्या आगे बढ़े हम इसमें? यस सर। ठीक है, दूसरी बात, शायद आपने अगर प्लस वन में अच्छी वर्मा किया हो तो बुक की हो तो एक नाम सुना होगा, कोरियोलिस फोर्स। नाम आता है वहां पे, एक सोल्ड एग्जांपल में दिखाऊंगा मैं आपको भी। कोरियोलिस फोर्स वर्ड आया है ना, सुना है ना आपने? सुना है कि नहीं सुना है पहले बताओ? कोरियोलिस फोर्स। यस सर। सुनो, वो क्या होता है? मैंने यहां लिखा है स्यूडो फोर्स नहीं, स्यूडो फोर्सेज इन रोटेटिंग फ्रेम। अगर वो रोटेटिंग फ्रेम कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा था और उसके अंदर जिस पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहा था उसके लिए वो पार्टिकल रेस्ट पे था, तो एक ही अकेला स्यूडो फोर्स सफिशिएंट है न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन को ठीक ठाक बनवाने के लिए, जिसे हमने नाम दिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और उसका ये एक्सप्रेशन होता है। लेकिन अगर इस फ्रेम में ये पी भी मोशन में हो, जरूरी तो नहीं है ना कि पी रेस्ट पे दिखे, इसको जरूरी तो नहीं है कि पी इसको रेस्ट पे दिखे, हो सकता है कि पी भी मोशन में आ जाए, तो वहां पे एक दूसरा जो फोर्स बनता है उसे बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। मैं थोड़ा इसको मिटा दूं, डायरेक्शन वाली बात। अब देखो आप, कोरियोलिस फोर्स क्या है वो हम समझें। कोरियोलिस फोर्स ये कब लगाना पड़ता है? कब लगाना पड़ता है? इफ P is moving with respect to S dash with a velocity v। मान लो P की वेलोसिटी v है, किसके रेस्पेक्ट में? मैं S के रेस्पेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, किसके रेस्पेक्ट में? रोटेटिंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में, जो खुद कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा था। अगर वो S डैश, मैं P के को में हटा देता हूं, जो डैश लगते हैं, अगर वो S डैश के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे फिक्स ना होके खुद चल रहा था मोशन में, तो एक एक्स्ट्रा स्यूडो फोर्स लगता है जिसे बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। तो अनदर FP मतलब स्यूडो, P फॉर स्यूडो, उसको हमने नाम दिया कोरियोलिस फोर्स। तो F कोरियोलिस क्या होगा? जैसे F सेंट्रीफ्यूगल आपने लिखा, माइनस टाइम्स मास ऑफ P इंटू समथिंग समथिंग, तो ये जो होता है F कोरियोलिस, माइनस इसमें भी आएगा 2 टाइम्स मास ऑफ P इंटू ओमेगा क्रॉस V। ये एक्सप्रेशन हमें सीधे याद रखने चाहिए, वही बिल्कुल स्ट्रेट। ये सेंट्रीफ्यूगल और कोरियोलिस का यूज 12th में कभी कभार हुआ है, 11th 12th में, एक बार ये एडवांस में हुआ था, एक बार हुआ है, तो हमें पता तो होना चाहिए इनके बारे में, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल का तो बहुत ज्यादा होता है। अब देखो, अगर पार्टिकल P इसके रेस्पेक्ट में फिक्स है तो P की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? इसके लिए V कितना हो जाएगा? 0। और V 0 होते ही कोरियोलिस फोर्स कितना हो गया? 0। ठीक है, तो इसीलिए उसकी जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे फिर वही है, ओमेगा दैट इज कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, एंड V क्या चीज है?
ये मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है। तो ये वाली बात आप ऐड कर लीजिए, अपने पॉइंट्स में ऐड कर लीजिए कि अगर इस तरह का मोशन हो तो एक्स्ट्रा स्यूडो फोर्स ये आपको लगाना पड़ जाता है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कोई, जिसमें इसकी भी जरूरत पड़ेगी भाई किस तरह से फोर्स की डायरेक्शन होती है, क्या ये देखना चाहिए हमें। और आपकी बुक में भी एक एग्जांपल होगा जो मैं आपको बताऊंगा। देखो जैसे मान लो कभी इस तरह का काम आ जाए कि टेबल रोटेट कर रही है और उसके अंदर कोई एक ग्रूव सी बनी हुई है और जिसमें पार्टिकल भी स्लाइड करे, वो वाला पार्ट हम दिखाते हैं आपको। सपोज ये कोई एक टेबल है, कोई भी एक सर्कुलर टेबल है और मैंने इसका प्लेन मान लिया एक्स वाई। दिस इज ए सर्कुलर टेबल इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई को मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन माना है और जेड एक्सिस को मैं मान रहा हूं वर्टिकल प्लेन। एक बार बताओ क्या मुझे ये डायरेक्शन आपको समझ आ गई है क्या, कैसे माना है? एक्स वाई प्लेन ये मैंने मान लिया हॉरिजॉन्टल एंड जेड एक्सिस ये मैंने मान लिया वर्टिकल। इसमें कोई ग्रूव बनी हुई है, यहाँ पे ग्रूव मतलब एक नाली सी बनी हुई है यूं, जिसके अंदर कोई अगर आप किसी चीज को छोड़ दें तो वो मूव कर सके, इस तरह की कोई ग्रूव है। और वो ग्रूव यहाँ पे ग्रूव के अंदर कोई बॉल फंसी हुई है, वन डायमेंशनल नाली है और उसके अंदर ये इस तरह से फंसा हुआ है, ठीक है। और हमने इस डिस्क को ही फ्रेम बना दिया और डिस्क जो है डिस्क वो यूं घूमने लग रहा है कांस्टेंट ओमेगा से। ये डिस्क रोटेट कर रही है एंड रोटेटिंग डिस्क इज द फ्रेम। डिस्क के रिस्पेक्ट में सारी चीजें लिखनी है कि डिस्क के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा होगा, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मुझे नहीं पता, लेकिन आप डिस्क के रिस्पेक्ट में बताओ। अगर आप इसे घुमाओगे तो बॉल किधर जाएगी? डिस्क के रिस्पेक्ट में बोलो, घुमाने पे बाहर। देखो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो पता नहीं कैसा ही पाथ जाएगा, बाहर भी निकल रही होगी, मुड़ भी रही होगी, समझ रहे हो क्या आप? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो ये टेढ़ा मेढ़ा पाथ दिखेगा यूं, लेकिन डिस्क पे यहाँ कोई बैठा होगा सेंटर पे, वही ऑब्जर्वर एस डैश, तो उसको तो एक ही चीज नजर आनी कि ये उसके रिस्पेक्ट में किधर जाती दिखेगी उसे, हमेशा बाहर। क्यों? क्योंकि उसे घूमती हुई नजर नहीं आनी। देखो वो खुद घूम रहा है, वो खुद घूम रहा है, मैं हूँ वो एस डैश, मैं इधर हुआ तो मेरे लिए वो नाली उधर होगी, तो फिर मुझे उसको देखने के लिए इधर उधर नहीं जाना। मैं इधर हुआ तो मेरे लिए तो मेरी नाली की डायरेक्शन में ही है, किधर जा रहा है। बताओ समझ आ रहा है कि किस तरह का अरेंजमेंट आपने लिया है?
यस सर। ठीक है, तो अब आप केवल और केवल मुझे इस पे फोर्सेस बता दो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा और कोरियोलिस फोर्स किधर लगेगा। पहली बात, क्या यहाँ कोरियोलिस फोर्स लगेगा पार्टिकल पे इस फ्रेम में? यस सर। बिल्कुल लगेगा, क्योंकि पार्टिकल मूव कर रहा है एस डैश के रिस्पेक्ट में। पार्टिकल इधर मूव कर रहा है। मान लो इस वक्त पार्टिकल की वेलोसिटी है v और इस वक्त ये दूरी है x, इस वक्त ये दूरी है x इस एस डैश के रिस्पेक्ट में। ये है एस डैश, यहाँ सेंटर पे एस डैश है ये। तो चलो भाई दोनों फोर्सेस का बस आप जिक्र करवा दो। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना और किधर? क्या पीछे फॉर्मूला? लगेगा सर। पहली बात, क्या फॉर्मूला था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का? स्यूडो फोर्स है। देखो सेंट्रीफ्यूगल क्यों लगाना पड़ रहा है? क्योंकि जो एस डैश है वो रोटेट कर रहा है, रोटेटिंग फ्रेम है हमारा, इसलिए सेंट्रीफ्यूगल। कोरियोलिस इसलिए लगाना पड़ेगा, उसके रेस्पेक्ट में पार्टिकल मोशन में है। एक बार बताओ सेंट्रीफ्यूगल का क्या एक्सप्रेशन था? माइनस m ओमेगा क्रॉस ओमेगा क्रॉस r। r छोटा लिया था बड़ा लिया था हमने? स्मॉल था शायद, स्मॉल। ये था आपका। चलिए पहले ओमेगा क्रॉस r बताओ किधर है? ओमेगा तो z के लॉन्ग, ओमेगा z के लॉन्ग। r क्या चीज है? r क्या था बताओ? पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू एस डैश। तो क्या ये r है कि नहीं आपका, ये वाला वेक्टर? ये r होगा कि नहीं बताओ, ये वाला वेक्टर? यस सर। ठीक है, ये r है, ओमेगा बाहर है। तो पहले तो बताओ मुझे ओमेगा क्रॉस r कितना और किधर? ओमेगा और r के बीच का एंगल कितना? 90। और ओमेगा क्रॉस r करोगे, ओमेगा बाहर है r आगे, तो क्या है y के लॉन्ग हो गया कि नहीं ओमेगा क्रॉस r? यस सर। तो पहले मैं अगर इस चीज पे जाऊं ओमेगा क्रॉस r पे, तो ओमेगा क्रॉस r तो बनेगा ओमेगा इंटू r इंटू साइन 90 डिग्री, यानी कि ओमेगा इंटू r, और इसकी डायरेक्शन है अलोंग कौन सा एक्सिस? y एक्सिस। वाई। अब मुझे ये बताओ ओमेगा क्रॉस ये y वाला किधर होगा? ओमेगा तो आपका है ऊपर और y वाला है इधर, तो इनके बीच का एंगल कितना? 90। और ओमेगा क्रॉस ये y वाला, तो क्या इधर आ रहा है कि नहीं है फोर्स? ओमेगा क्रॉस y नजर आ रहा है क्या बताओ? यस सर। यानी कि अगर मैं इस पूरे को लिख के चलूं तो इसका मैग्नीट्यूड तो बनेगा ओमेगा इंटू इसका मैग्नीट्यूड ओमेगा r और इंटू साइन 90, क्योंकि उन दोनों के बीच का एंगल भी 90 है। यानी कि ये तो आया ओमेगा स्क्वायर r, और किधर किधर? r की वैल्यू x है, r की अगर मैं वैल्यू लिखूं तो x है। किधर आया था? मैंने अभी दिखाया था आपको, ओमेगा क्रॉस ये y वाला टुवार्ड्स था सेंटर आया, टुवार्ड्स सेंटर आ गए, लेकिन फॉर्मूले में बाहर लगा है माइनस, तो ये फोर्स किधर हो गया बताओ? अवे फ्रॉम सेंटर। अवे फ्रॉम सेंटर। कितना हो गया, कितना? F m ओमेगा स्क्वायर। हाँ, F सेंट्रीफ्यूगल वो आपका हुआ m इंटू ओमेगा स्क्वायर x, और बाहर की तरफ। देखो यार इस बात को बच्चे डायरेक्ट रट के चले जाते हैं, लेकिन बहुत बार ये गलती करवा देता है। ये फॉर्मूला हमेशा एज इट इज नहीं है, ये तो फ्रेम पे डिपेंड कर रहे हैं। पार्टिकल भगवान जाने सर्कल में क्या ये चल रहे हैं, सर्कल में ये तो पता ही नहीं कैसे ही जाने। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो ना ये ऐसे नजर आएगा, ऐसे यूं, समझ रहे हो? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो ये अलग ही तरीके से मूव करेगा, लेकिन क्योंकि ऑब्जर्वर रोटेटिंग है इसलिए इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा। तो मुझे पता लगा कि पार्टिकल पे एक फोर्स तो मेरा आ गया बाहर की तरफ, स्यूडो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल, और वो कितना आया? m ओमेगा स्क्वायर x। हाँ भाई एक स्यूडो फोर्स आ गया, समझ? ठीक है। रियल फोर्स बताता हूँ। एक नीचे mg लग रहा होगा, नीचे मतलब अंदर की तरफ mg वेट वर्टिकली, ठीक है। बदले में फर्श का ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। क्या ये दो रियल फोर्स समझ आ गए हैं क्या?
यस सर। और कोई फ्रिक्शन मान लो स्मूथ ग्रूव है, अक्सर ऐसा दे दिया जाता है, तो कोई फ्रिक्शन तो है ही नहीं कि फ्रिक्शन की भी बात हो यहाँ। अच्छा, अब बात आती है कोरियोलिस फोर्स भी तो लगेगा इस पे। क्यों लगेगा? क्योंकि ये पार्टिकल इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में किसमें है? मोशन में। हाँ, मान लो पार्टिकल की स्पीड बाहर की तरफ v है, तो मैं v को x से बड़ी आसानी से रिलेट कर सकता हूँ। अगर x चलने पे इसकी स्पीड v है तो मैं v को क्या लिख सकता हूँ? v क्या चीज है? उधर की तरफ ही तो x का रेट ऑफ चेंज है, समझ रहे हो ना? ठीक है। अब आप कोरियोलिस फोर्स कितना होगा और किधर होगा, मेन बात किधर होगा वो मैं आपसे जानना चाहूंगा। ओमेगा क्रॉस v बताओ। ओमेगा क्रॉस v, ओमेगा ऊपर v आगे, ओमेगा ऊपर v आगे, तो ओमेगा क्रॉस v किधर होगा? y एक्सिस। y के लॉन्ग, y के लॉन्ग। ये जो ओमेगा क्रॉस v इसके लिए बनना है, ये y के लॉन्ग बनना है, और ये बनना कितना है? ओमेगा इंटू v इंटू साइन 90 डिग्री अलोंग y एक्सिस। अच्छा ये बताओ, क्या ये कोई पार्टिकल का ओमेगा है क्या? कुछ ही है क्या ये पार्टिकल का ओमेगा? ये तो किसका ओमेगा है? ये ऑब्जर्वर का ओमेगा है। ठीक है, तो ओमेगा v साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री अलोंग y एक्सिस आएगा, ये हमने देख लिया। तो बताओ भाई f कोरियोलिस कितना बना इस पे? f कोरियोलिस मैग्नीट्यूड माइनस साइन क्या बता रहे? जब ओमेगा क्रॉस v ऊपर आए तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा? ये नीचे नहीं है, ये खैर ऊपर नीचे मत बोलो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो अलोंग नेगेटिव y एक्सिस लगेगा। सेंट्री कोरियोलिस फोर्स इधर लगेगा। कितना लगेगा? यहां से देख के बताओ, यहां से देख के बताओ। 2 टाइम्स मास ऑफ द पार्टिकल m, और ये आपका कितना आया? सिंपली ओमेगा इंटू v, ओमेगा इंटू v। आप ये बताओ, क्या ये दो स्यूडो फोर्स आपको लगाने आ गए हैं क्या? ये तो कौन सा फोर्स है? ये तो सेंट्रीफ्यूगल, और ये कौन सा फोर्स है? कोरियोलिस तभी लगेगा जब पार्टिकल उस फ्रेम के रेस्पेक्ट में मोशन में, ये आपका कोरियोलिस। अच्छा जी, इसके बाद देखो सुनो, और अब रह गए रियल फोर्स। अब रह गए इस पे रियल फोर्स। रियल फोर्स एक तो अंदर की तरफ mg, एक बाहर की तरफ नॉर्मल, एक ये इधर आना चाहेगा, ये इधर आना चाहेगा, तो इधर वाली दीवार धक्का लगाएगी कि नहीं इस पे? क्या ये इधर मूव कर सकता है क्या? क्या ये नहीं कर सकता? तो ये इस दीवार का नॉर्मल, ये साइड वॉल का नॉर्मल, एक नॉर्मल ऊपर लगेगा जो किसको बैलेंस कर रहा होगा? इसके वेट को, वेट को। ये नॉर्मल किसको बैलेंस कर रहा है? ये नॉर्मल कोरियोलिस फोर्स को। क्या इसको कोई बैलेंस करने वाला बचा है क्या? क्या इसको कोई बैलेंस करने वाला बचा है? नो सर। इसीलिए इसके फ्रेम में बाहर की तरफ एक्सेलरेट करता हुआ चलेगा। तो आप बताओ, क्या आपको नॉन इनर्शियल रोटेटिंग फ्रेम में इवन पार्टिकल भी मोशन में हो तो सारे सेंट्रीफ्यूगल और कोरियोलिस सारे स्यूडो फोर्स लगाने आगे हैं कि नहीं? यस। अब मैं आपको एक देखो, एक बार आ चुका है जेईई में एडवांस में पूरा इस तरह का प्रॉब्लम, तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो आप जरूर 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 पढ़ लेना वहां से। एचसीवी से मैं आपको बताऊं, पेज नंबर 111, सोल्ड एग्जांपल नंबर 13 पढ़ क्या लेना, ट्राई करना अच्छे से चीजें इसमें अप्लाई करना। एचसीवी पार्ट 1 पेज नंबर 111 111 सोल्ड एग्जांपल नंबर 13। अगर बुक हो तो अभी भी खोल के देख सकते हो, और नहीं तो वही ये कुछ चीजें नोट करो। एक अच्छा एग्जांपल था जो आपको ये इन स्यूडो फोर्सेस के बारे में कुछ ना कुछ बातें यहाँ पे बता के जा रहे हैं।
देखो अगर डिस्कशन क्लास होती तो मैं दोबारा कंटिन्यू नहीं करता, लेकिन ये कॉन्सेप्ट वाइज एक अच्छी क्लास चल रही थी, इसलिए हमने इसको कंटिन्यू किया। कल दिन वाली क्लास में तो हम इन चीज़ों को नहीं चलाएंगे, लेकिन शाम की डिस्कशन क्लास में फिर यही लेंगे। चलो भाई बताओ, नोट हो गया है क्या? यस। ठीक है, अभी मैं तो यही कहूँगा, अभी सोने से पहले ये क्लास मैं जैसे ही ऑफ करूँ, आप सबसे पहला काम ये पढ़िए, ये कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर वहाँ से पढ़ना क्या है क्या नहीं, ताकि आपको ये डायरेक्शन समझ आए, ये एक्सप्रेशन समझ आए क्या है। ठीक है, ठीक है। अब आप एक एक क्वेश्चन पे आओ, जो इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे जो एक बच्चे ने, अंकित ने डाउट भी पूछा था, शायद वो है नहीं अभी क्लास में। आप पेज नंबर 112 पे HCV खोल रखिए यार आपने बुक। अरे बुक खुली है क्या आपके पास? सो गए? यस सर। पेज नंबर 112, ऑब्जेक्टिव फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। पेज नंबर 112, ऑब्जेक्टिव फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। पढ़ लिया? मैं कह रहा हूं पेज नंबर 112, ये तो करना ही करना है, ये तो जरूर करना है। ऑब्जेक्टिव फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। पढ़ लिया क्या आपने? सवाल बताओ। यस सर। सुनो, a particle of mass m rotates with a uniform angular speed ओमेगा। एक m मास का पार्टिकल है, वो रोटेट कर रहा है with some speed ओमेगा, ठीक है। It is viewed from a frame rotating about the z axis with a uniform angular speed ओमेगा नॉट। तो मेरा फिर से वही फ्रेम बन गया, ये z axis, x axis, y axis and this is our ऑब्जर्वर, जिसको हमने क्या नाम दिया था अभी थोड़ी देर पहले, एस डैश। और ये फ्रेम यूं घूम रहा है विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। ये जो फ्रेम है, ये फ्रेम ओमेगा नॉट से घूमने लग रहा है अलोंग जेड एक्सिस। बताओ एक बार, क्या डायग्राम क्लियर हुआ इसका, इस सवाल का? हाँ भाई बोलो, क्या डायग्राम क्लियर है? ठीक है, इसके अंदर कोई पार्टिकल मूव कर रहा था विद सम स्पीड ओमेगा, कैसे घूम रहा हो छोड़ो उसको। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द पार्टिकल इज, अच्छा एक इंफॉर्मेशन अधूरी है थोड़ी यहाँ पे, इन्होंने ए नहीं दिया ना, और ऑप्शन में ए ले रखा है। आप देखो एक बार सवाल देखो यार अपने पास, क्या ऑप्शन, चारों ऑप्शंस में ए यूज हो रहा है? ए, यस सर। ए दिया नहीं है। मान लो थोड़ी देर के लिए मुझे मानना पड़ेगा कि भाई वो जो पार्टिकल है, उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर r है। ए पे मैं आऊंगा अभी। उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर r है और ये यहाँ है, ये पार्टिकल यहाँ है इसके रेस्पेक्ट में, और चाहिए घूम रहा हो ओमेगा से। यूं बताओ, अगर ये मोशन में भी होगा तो क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे कोई फर्क पड़ेगा या कोरियोलिस फोर्स एक्स्ट्रा आ जाएगा? कोरियोलिस आ जाएगा। कोरियोलिस एक्स्ट्रा आ जाएगा। वो मुझसे पूछा ही नहीं, मुझसे केवल क्वेश्चन में पूछा है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बताओ। तो भाई किसी इंस्टेंट पे, किसी एक इंस्टेंट पे, सपोज ये पार्टिकल यहाँ है, किसी एक इंस्टेंट पे ये पार्टिकल यहाँ है, एट एनी इंस्टेंट, तो मुझे तो सिंपली, मुझे कोई मतलब नहीं सर्कल में है नहीं है ना, मेरे को सर्कल बनाना है, कुछ नहीं करना। मेरे को तो करना क्या है, मुझे खाली वो अपना फॉर्मूला लगाना है। बताओ, एफ सेंट्रीफ्यूगल, मैं नहीं कह रहा कि ये सफिशिएंट है, मैं नहीं कह रहा ये सफिशिएंट है, क्योंकि वो खुद मोशन में भी हो सकता है इसके लिए वो मोशन में हो, कोरियोलिस की भी जरूरत पड़े, लेकिन एफ सेंट्रीफ्यूगल, बताइए भाई क्या एक्सप्रेशन था जो आज हमने यूज किया था?
बोलो। माइनस मास ऑफ पार्ट इनटू ओमेगा ग्रोथ। ओमेगा नहीं, ओमेगा नहीं, ओमेगा कुछ और दिया है यहाँ क्वेश्चन में, इसका क्या बोला हुआ है? ऑब्जर्वर का। ओमेगा नॉट। हाँ, ऑब्जर्वर का दिया है ओमेगा नॉट क्रॉस आर। एक बार बताओ क्या ये समझ आ गया क्या? यस। ठीक है। अब देखो ओमेगा नॉट ऊपर है, आर कहीं इधर है। मैंने मान लिया कि भाई ये जो एंगल है ये थीटा है। सपोज ये एंगल थीटा है, ओमेगा नॉट ऊपर है, आर इधर। तो आप अगर इसको खोलोगे कि कितना बनेगा? ओमेगा नॉट इंटू आर इंटू साइन थीटा बनेगा कि नहीं? बताओ ये यस सर। किधर बनेगा? किधर बनेगा? ओमेगा नॉट ऊपर, आर इधर, तो ओमेगा नॉट क्रॉस आर किधर होगा? किधर होगा ओमेगा नॉट क्रॉस आर? अरे अभी करवाया था थोड़ी देर पहले, अंदर होगा कि नहीं बताओ? यस सर। ये जो है ये इनवर्ड होगा, इनवर्ड। अब ओमेगा नॉट ऊपर, ओमेगा नॉट ऊपर और ओमेगा नॉट क्रॉस आर इनवर्ड। ओमेगा नॉट ऊपर और ओमेगा नॉट क्रॉस आर इनवर्ड, तो ओमेगा नॉट क्रॉस ओमेगा नॉट क्रॉस आर किधर आएगा? इस साइड आ रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर। मत बोलो, क्या मुझे कहीं दिख रहा है क्या ये सर्कल में घूमता हुआ? मुझे पता ही नहीं वो क्या हो रहा है उसका, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। यानी कि इस पे ये डायरेक्शन आई इसकी, ओमेगा नॉट क्रॉस ओमेगा नॉट क्रॉस आर की ये डायरेक्शन आई, ये अच्छा, ओमेगा नॉट क्रॉस आर था इनवर्ड और ओमेगा नॉट था अपवर्ड, तो इसके और इसके बीच का एंगल कितना है? ओमेगा नॉट तो ऊपर है और ये अंदर है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। अरे समझ आ रहा है? ओमेगा Yes, नॉट sir. ऊपर है और वो अंदर है, तो अगर आप इनका क्रॉस करोगे तो एक का मैग्नीट्यूड ओमेगा नॉट, दूसरे का मैग्नीट्यूड ओमेगा नॉट आर साइन थीटा, और इनके बीच का एंगल तो साइन 90 डिग्री। यानी कि इस पूरे का जो मैग्नीट्यूड आया वो निकल के आ रहा है ओमेगा नॉट इंटू स्क्वायर इंटू आर साइन थीटा। डायरेक्शन क्या आ रही है बताओ? डायरेक्शन इसकी अंदर और एक माइनस लगा है तो उसकी किधर आएगी? पीछे। इधर बनेगी। फिर मैं कहता हूं ये मत कहो अवे फ्रॉम द सेंटर। क्या ये किसी सर्कल में नजर आ रहा है क्या आपको कहीं भी किसी भी समय? हमें इसका पता ही नहीं किधर जा रहा है, कैसा जा रहा है। तो भाई इस पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बना वो इधर बना, इससे अपोजिट। इस पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बना वो किधर बना? वो इधर बना, सेंट्रीफ्यूगल। एंड दिस इज नॉट द ओनली फोर्स जो कि सफिशिएंट है, क्योंकि ये मोशन में भी है तो इस पे एक और फोर्स लगेगा। कौन सा? कौन सा? कोरियोलिस। कोरियोलिस। क्यों लगेगा? सुनो, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये तो घूम रहा है ओमेगा से, और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये घूम रहा है ओमेगा नॉट से, तो क्या इसके रेस्पेक्ट में वो रेस्ट पे हो सकता है क्या? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो No, घूम sir. रहा है ओमेगा से, ये घूम रहा है ओमेगा नॉट से, तो क्या इसके रेस्पेक्ट में वो रेस्ट पे हो सकता है? नो सर। नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए वो मोशन में होगा तो कोई एक्स्ट्रा कोरियोलिस फोर्स भी लगेगा। हमसे पूछा नहीं उसके बारे में, ना इसकी स्पीड दे रखी है। एफ सेंट्रीफ्यूगल कितना आ गया? एफ सेंट्रीफ्यूगल मास से मल्टीप्लाई कर दो, ये आया मास ऑफ द पार्टिकल इनटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा नहीं यार, ओमेगा नहीं, ये क्या चल रहा है? ओमेगा नॉट स्क्वायर इनटू आर साइन थीटा। अब आप बताओ क्वेश्चन में ए क्या है? आपके क्वेश्चन में जो ए दिया है, जो चार ऑप्शंस में, वो ए क्या है? लेट, ये मुझे मानना पड़ेगा कि आर साइन थीटा बी ए। समझ गए हो क्या? यस। अगर ये आर है ये थीटा है, तो आपके क्वेश्चन में जो उन्होंने ए एज्यूम कर लिया, गलती से वो लिखना भूल गए, तो उस क्वेश्चन के साथ अगर आप ये डायग्राम बनाओ या उसका सिंप्लीफिकेशन करो तो आपको ये मानना पड़ेगा आर साइन थीटा इक्वल टू ए। भैया बताओ ये पांचवा सवाल शायद 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 आपको अच्छे से समझ आ ही गया होगा। और इसमें कोरियोलिस को सर एक बार। एक मिनट रुको। मैं एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ।
हाँ जी, अब बोलो क्या कह रहे थे? कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स इसलिए क्यों लग रहा है, ये बताऊं क्यों लग रहा है? नहीं सर, वो तो आगे हाँ क्या? निकलवा दो। ना ना, इस पे पता नहीं है ना, मुझे उसकी वेलोसिटी नहीं पता ना, वो किधर जा रहा है। इसमें कहीं कोई ग्रू नहीं, कुछ नहीं, कहीं भी जा रहा हो। चलो बता देता हूँ आपको, ये तो क्लियर है ना, ये डायरेक्शन एफ सेंट्रीफ्यूगल। यस सर। अब कोरियोलिस फोर्स तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये इसके रिस्पेक्ट में किधर जा रहा है। मान लो इसके रिस्पेक्ट में, मान लो मैं कहूँ इसके रिस्पेक्ट में ऊपर जा रहा है, सपोज वैसे इस इंस्टेंट पे, एट एनी इंस्टेंट सपोज ये ऊपर जा रहा है, तो कोरियोलिस किधर लगेगा? क्या फॉर्मूला था कोरियोलिस का? -2 टाइम्स मास ऑफ पार्टिकल इनटू क्या, बोलो जल्दी? ओमेगा क्रॉस वी। ओमेगा क्रॉस वी, ओमेगा नॉट क्रॉस वी। ओमेगा नॉट ऊपर है और वी भी ऊपर है, तो कोरियोलिस फोर्स कितना होगा बताओ? क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो गया? 0। तो जरूरी नहीं कि मोशन में हो तो कोरियोलिस लगेगा। मैंने एक ऐसा एग्जांपल लिया जिसमें ऊपर जा रहा है तो कोरियोलिस फोर्स 0 हो जाएगा। समझ आया? यस सर। और किसी डायरेक्शन में होगा तो ये हो जाएगा। यार अब एक बात बताओ, मैंने 2 40 मिनट की क्लासेस ली हैं, क्या आपको सेंट्रीफ्यूगल और कोरियोलिस मींस आपको स्यूडो फोर्स क्लियर हुए कि नहीं रोटेटिंग फ्रेम में? यस सर। ओ वैसे और है ना, ये करना अभी सोने से पहले, ये ट्राई करना, ये जरूर, ठीक है? कल शाम को अब इनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। आपका जो मीटिंग टाइम बचा है 2 मिनट, ओनली 2 मिनट बचे हैं। अब जो बच्चे क्लास में थे, जैसे मैं अगर बात करूं, नीरू, हाँ जी नीरू आप क्लास में हैं, आप बताओ ये समझ आया क्या, ये स्यूडो फोर्स वाला कॉन्सेप्ट? नीरू सो गए कि हो क्लास में? अच्छा किरण आप बताओ, समझ आ गया स्यूडो फोर्स वाला कॉन्सेप्ट? यस सर। ठीक है। और दूसरी बात, मुझे लगता है कि शायद अभी तक इतना तो क्लियर नहीं था ना ये रोटेटिंग फ्रेम में स्यूडो फोर्स कैसे लगता है, या क्लियर था इससे पहले? नहीं सर, कम क्लियर था थोड़ा। हाँ बस वो हमने वैसे ही रट रखा था कि बाहर की तरफ लगा दो, m⍵² x लगा दो, ऐसे नहीं होता, ये होता है पूरा तरीका। चलिए ठीक है, गुड नाइट। अब आगे हम कल मिलते हैं। थैंक यू।